Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 2. We have been talking about the financial derivatives. In the previous lecture I gave you some introduction part of the financial derivatives. Today's lecture plan is that we are going to have a brief overview or introduction part of the financial derivatives in detail. We would like to have the grasp on the definitions of the financial derivatives. आज हमने ये करना है कि हम अपनी financial derivatives के हवाले से जितने भी concepts मैंने आपको बताया last time जो मैंने कुछ जिक्र किया आपसे introduction वाले lecture में about what are the financial derivatives और इस तरह की चीज़ें, आज हम उसको लेके थोड़ी सी उनकी formal definitions की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि how does these financial derivatives they work in the corporate world और हम इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं as one of your investment strategy, as one of your hedging strategy, as one of your tool to minimize the risk. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज आर सम सिक्योरिटीज और सम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज विच कैन बी यूज्ड टू मिनिमाइज रिस्क. क्या किस लिए यूज होते हैं? दे आर बीइंग यूज्ड टू मिनिमाइज रिस्क. तो रिस्क मिनिमाइजेशन के हवाले से और क्या यूज होता है रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए? डू यू हैव समथिंग इन माइंड? So the derivatives are being used as a tool for risk minimization. What else can be used as a risk minimization? Can you think about that as a finance student? आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए हम जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है एक कॉन्सेप्ट उसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन. So the portfolio diversification is one of the tool that can be used to minimize risk. ये किस तरह से होता है? Like we are going to have the different combinations of securities which have got the negative correlation among themselves और उसकी वजह से हमारा जो रिस्क फैक्टर है पोर्टफोलियो में या हमारे बिजनेस में वो कम हो जाता है. क्या? फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर पोर्टफोलियो एंड वी हैव लेट्स से ए प्लस बी प्लस सी, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. अब एक पोर्टफोलियो में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हैं. ये जो आपको बैग नजर आ रहा है दिस इज अ मिक्स्ड बैग जिसको हमने क्या दिया? पोर्टफोलियो. व्हाट इज अ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज. ये आपकी सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी एंड सिक्योरिटी सी. जब आपने इसको पोर्टफोलियो में डाला यानी कि एक मिक्स्ड बैग में डाला तो ये अब आपका एक आपकी ये इन्वेस्टमेंट आ गई जिसको आपने पोर्टफोलियो कह दिया. जब आपने एक स्टॉक ए को उठाया, स्टॉक बी को किसी और इंडस्ट्री से उठाया, स्टॉक सी को किसी और इंडस्ट्री से उठाया, 3 डिफरेंट स्टॉक्स उठाए, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट. डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बहुत डिटेल में बहुत दफा मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस के डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आपने इसको पढ़ा हुआ है. लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? जस्ट एज टू मिनिमाइज आवर रिस्क, मिनिमाइज रिस्क करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि सिक्योरिटी ए के ऊपर हमें कांस्टेंट या पॉजिटिव रिटर्न्स बहुत अरसे तक ना मिल रहे हों, तो फिर उसकी वजह से हम अपने मिक्स्ड बैग में बी और सी को भी रख लेते हैं बजाय इसके कि हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को ए सिक्योरिटी में बंद करके रख दें. उससे अच्छा है कि हम अपनी सिक्योरिटीज का, अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट बी में और कुछ पार्ट हम अपना सी में भी इन्वेस्ट करें. इस तरह ये होगा कि हम सेफ हो जाएंगे. इस कॉन्सेप्ट को आप ये इस तरह से भी कह लें डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट. क्या होगा अगर आपने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट या सारे एग्स आपने एक ही बास्केट में डाले हैं, अब वो अगर एक ही दफा से गिर जाए तो क्या होगा? सारे एग्स इकट्ठे टूट जाएंगे ना. इसलिए इट्स बेटर कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को
एक ही जगह पे सिक्योर ना करें या एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें। लाइक अगर आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट कर दिया और सिक्योरिटी ए की प्राइसेस एकदम से डाउन हो जाती हैं, उसमें कोई ऐसा डाउनफॉल आ जाता है या उसके अंदर कोई ऐसा रिसेशन आ जाता है, उस इंडस्ट्री में कोई रिसेशन आ जाता है, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी या वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें, एक मिक्स्ड बैग क्रिएट कर लें, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज को रख लिया। लाइक सिक्योरिटी ए को रखा, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी, 3-4 डिफरेंट टाइप्स की आपने कर ली, जिनके रिटर्न आपस में भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। लाइक जब सिक्योरिटी ए का रिटर्न ऊपर जा रहा है तो सिक्योरिटी बी का रिटर्न नीचे आ रहा है। इस तरह जब सिक्योरिटी ए का रिटर्न नीचे आ रहा है तो सिक्योरिटी बी का रिटर्न ऊपर जा रहा है। फिर सिक्योरिटी सी ए का रिटर्न ऊपर जा रहा है तो सिक्योरिटी बी का रिटर्न नीचे आ रहा है। इस तरह का जो जिगजैग पैटर्न है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करने से मतलब ये है कि अगर एक सिक्योरिटी में अगर आपको थोड़ा सा लॉस या थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है तो दूसरी सिक्योरिटी के रिटर्न्स अप होने की वजह से आपको एक कांस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है। मेरी बात समझते हैं? मैं रिपीट करती हूँ। देखें, अगर आप एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ ए में किया होता है इन्वेस्ट, तो ये अप एंड डाउन आता है। जब ये डाउन वाला आ रहा है तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। आप अपने ओवरऑल बिजनेस के रिटर्न को क्या करेंगे? देयर हैज टू बी समथिंग, कोई एक ऐसी सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए कि जब आपको ये नीचे आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, तो कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसके रिटर्न उस टाइम के ऊपर की तरफ जा रहे हो या इंक्रीज करते जा रहे हो। इस तरह ये होगा कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ओवरऑल जो आपका इन पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो स्टेडी रहेगा। लाइक पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप अपने डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, और आप डिफरेंट सिक्योरिटीज को डिफरेंट टाइप के जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें और आप उसमें अपनी मिक्स्ड बैग बनाएं, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको लॉस ना हो किसी भी एक तरह की सिक्योरिटी के डाउनफॉल से। गेटिंग माई पॉइंट? I repeat it. Diversification is basically to have a mixed bag of securities in order to minimize your risk. और minimize of risk का मतलब यह है कि we are going to have a steady return, a steady patterns of return, so that there is no loss on that. So this is about the diversification. This is one of the risk minimization tool which is being used as the portfolio construction. ठीक है? दूसरा जो इसके हवाले से रिस्क मिनिमाइजेशन के हवाले से जो टूल्स यूज किए जाते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। एंड व्हाट आर डेरिवेटिव्स? हम डेफिनेशन में थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन में हम इसके बाद थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक बुक से एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। In the last 25 years, derivatives have become increasingly important in the world of finance. अच्छा, हुआ ये कि इट इज बेसिकली जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं दे आर नॉट लाइक दैट वेरी ओल्ड। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको मेंशन किया, ये एक नई तरह की या एक न्यू मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या एक न्यू मोड ऑफ टूल्स हैं या एक न्यू मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। समझ आ रहा है? जैसे आप सुनते आए हैं, स्टॉक्स का सुनते आए हैं, अभी तक बॉन्ड्स का सुनते आए हैं, बहुत दफा आपने फाइनेंस के कोर्सेज में इनके नाम सुने होंगे। लेकिन जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं ये इतना ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स रिलेटिवली अ नोवेल कॉन्सेप्ट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये नई तरह की सिक्योरिटीज हैं एंड इट इज नॉट इवन बियॉन्ड दी 25 ईयर्स। 25 ईयर्स से ज्यादा का अरसे का टाइम पीरियड नहीं गुजरा जबकि ये ओरिजिनेट हुई या जब इनफैक्ट आई हैं मार्केट के अंदर फॉर दी ट्रेडिंग। ठीक है ना? तो दे आर नॉट वेरी ओल्ड, इट्स जस्ट 25 ईयर्स। Futures and options are now traded actively on many exchanges throughout the world. और अब तो all over the world futures and options की जो ट्रेडिंग है वो हो रही है और बहुत सारे organized exchanges हैं which are working all over the world, जहाँ पे हमारे फ्यूचर्स और ऑप्शन मार्केट की प्रॉपर ट्रेडिंग हो रही है। और हम इस कोर्स में लेटर ऑन आगे जाके हम उसके मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे कि हाउ डज दे वर्क, उनकी प्राइसिंग किस तरह से होती है एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर स्पेकुलेशन, फॉर हेजिंग एंड फॉर वेराइटी ऑफ अदर पर्पज। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट डज इट मीन, लेकिन फिलहाल के लिए यू मस्ट कीप इन माइंड कि ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जार्गन्स हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के जो आपको याद रखने हैं। तो many different types of forward contracts, swaps and options and other derivatives are
regularly traded by the financial institutions, fund managers and corporate traders in the over the counter market. तो बहुत सारे जो different types हैं अब derivative की, जो different type of contracts हैं, they are being used all over the world and they are being used over the counter market. And what is over the counter market? Over the counter market is OTC market. मैं आपके लिए यहाँ पे लिखती हूँ उसको. OTC मार्केट बेसिकली एक फोरम है जहां पे आप एक्सचेंज कर सकते हो सिक्योरिटीज का, एक्सचेंज कर सकते हो, जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो सिक्योरिटीज का फिजिकली. तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फिजिकल प्लेस, जैसे कि ओवर द काउंटर. काउंटर क्या चीज होती है? जहां पे आप एक्सचेंज करते हैं. आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाते हैं और आप कहते हैं हाँ जी पेमेंट काउंटर किधर है. पेमेंट काउंटर क्या होता है? जहां पे आपकी डीलिंग होती है फिजिकली डायरेक्टली विद द रिटेल स्टोर का जो भी कैशियर है या मैनेजर है या हूसोएवर द पर्सन इज. ओवर द काउंटर मार्केट जो आपकी ओवर द काउंटर मार्केट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की है, वो भी इट्स जस्ट लाइक अ फिजिकल फोरम वेयर बाय यू एक्सचेंज योर ट्रांजैक्शन फिजिकली विद द अदर पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो ओवर द काउंटर मार्केट में आप फिजिकल एक्सचेंज करते हो, लेकिन उसके अलावा जो आपकी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन दी प्रॉपरली एक्सचेंजेस. जो आपकी एक्सचेंजेस हैं प्रॉपरली, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आपकी स्टॉक्स की ट्रेड करने के लिए, इसी तरह डेरिवेटिव की ट्रेड करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सचेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे आप एक्सचेंज करते हो अपनी ट्रांजैक्शन को. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन स्टूडेंट्स मैं रिपीट करती हूँ, ओवर द काउंटर मार्केट का मतलब ये है कि आप फिजिकल एक्सचेंज करते हैं ऑन सम फिजिकल फोरम, वेयर एज जो एक्सचेंज होती है वो एक आपकी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे जाके आप अपने प्रॉपरली ट्रेडिंग करते हो डेरिवेटिव्स की. तो दो तरह से डेरिवेटिव सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड होंगी. एक होंगी आपकी ओटीसी मार्केट से और दूसरी होंगी आपकी ओवर दी एक्सचेंजेस. अच्छा, व्हाई दे आर बीइंग गिवन सच इम्पोर्टेंस इन दी फाइनेंस वर्ल्ड? उसकी रीजन ये है कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली दे आर बीइंग यूज्ड इन दी बॉन्ड इशू मार्केट. बॉन्ड्स इशू मार्केट में ये डेरिवेटिव मार्केट्स यूज हो रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं. इसी तरह जो आपने जब अपने एग्जेक्टिव कंपनसेशन प्लान देना होता है ना, लाइक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको जब आपने कंपनसेशन देनी होती है, उनको रिवॉर्ड देना होता है, तो उसमें भी आप कई दफा उनको डेरिवेटिव्स ऑफर करते हैं. तो इट कैन बी यूज्ड इवन एज द एग्जेक्टिव कंपनसेशन प्लान. इट कैन बी इवन यूज्ड एज द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. ये इसको हम एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट. It can be used for speculation. It can be used for variety of other purposes. So just to jot down के derivatives are used. कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि derivatives कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं. Derivatives are used as number 1. दे आर एडेड टू दी बॉन्ड इश्यूज. बॉन्ड का हमने एक फीचर बना दिया, उसका हमने उसके साथ हमने एक तरह की फैसिलिटी ऐड कर दी कि हमने उसको एज अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी भी हम उसको यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज द एग्जेक्टिव कंपनसेशन प्लान्स. It can be used even as the capital investment opportunity. It can be used even for the purpose of hedging. It can be used for the purpose of स्पेकुलेशन. सो डेरिवेटिव्स को हम बहुत तरह से बहुत वेराइटीज के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं. तो दे कैन बी एडेड टू द बॉन्ड इश्यूज. दे कैन बी यूज्ड एज द एग्जेक्टिव कंपनसेशन प्लान्स. दे कैन बी यूज्ड इवन एज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एज द हेजिंग स्ट्रेटजी एंड इवन फॉर द स्पेकुलेशन पर्पस. तो डेरिवेटिव्स का
फाइनेंस वर्ल्ड में अगर आपको डेरिवेटिव्स का नहीं पता तो आप ये समझ लें कि आपको एक बहुत बड़े हथियार का नहीं पता, एक बहुत बड़े टूल का नहीं पता, विच कैन बी यूज्ड एज some addition to the bond issue, as some capital investment strategy, as some risk minimization tool for hedging purpose, for speculation. इसको आप risk minimization एक और ऐड कर लें इसमें. So it can be used even as a risk minimization tool. तो स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह के जो डेरिवेटिव्स हैं, अब जो डेरिवेटिव्स हैं क्या असल में, मैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ सा इसका ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द डेरिवेटिव सिक्योरिटीज एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फाइनेंस स्टूडेंट्स और फॉर द फाइनेंस पीपल और फॉर द फाइनेंस वर्ल्ड टू नो अबाउट द डेरिवेटिव्स, उसकी क्या यूजेज है, वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, और मतलब ओवरऑल मैं आपको इसका बता रही हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं या ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर concept. So as a student of finance you must remember that these are the 6 major points for which the derivatives are being popular, and that is why it is important to know about the derivative securities more. So now the nature of derivatives. We are coming up with the definition of derivatives, the nature of derivatives. The derivative instrument can be derived as a derivative is an instrument whose value depends on the value of some basic underlying variables. So what is a derivative? Derivative is some investment instrument which can be used whose value depend on the value of some underlying variable. Let's suppose this is our derivative security. इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है ऑन सम अंडरलाइंग वेरिएबल. एंड व्हाट इज द अंडरलाइंग वेरिएबल? ये देखें, सपोज माय फिंगर इज दिस अंडरलाइंग वेरिएबल. अंडरलाइंग वेरिएबल क्या है? अंडरलाइंग वेरिएबल कुड बी, इट कुड स्टार्ट फ्रॉम, आपकी बुक में लिखा हुआ है, फ्रॉम हॉग्स इवन टू द फॉलिंग स्नो ऑन द स्कीज रिजॉर्ट. आसान लफ्जों में बताती हूँ, इट कुड बी इवन अ शीप. अंडरलाइंग वेरिएबल क्या होगा? इट कुड बी इवन अ शीप और अ गोट और राइस और अ व्हीट, कमोडिटी, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी वेदर, इट कैन बी इंश्योरेंस, इट कैन बी इवन स्टॉक इंडिसेस, इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी पेट्रोल, इट कैन बी गैस, इट कैन बी सीएनजी, इट कैन बी सम एनर्जी इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग. उसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, डेरिवेटिव क्या चीज है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है ऑन सम अंडरलाइंग वेरिएबल. और अंडरलाइंग वेरिएबल क्या चीज है? अंडरलाइंग वेरिएबल इज सम कमोडिटी. इट कैन बी सम कमोडिटी लाइक इट कैन बी गैस, इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी वेदर, इट कैन बी स्टॉक इंडिसेस, इट कैन बी इवन अ शीप, इट कैन बी अ व्हीट, इट कैन बी एनीथिंग जिसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव हो रही है इस अंडरलाइंग वेरिएबल से. जैसे ही इस अंडरलाइंग वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, गैस की प्राइस चेंज होगी, डॉलर की प्राइस चेंज होगी, इट कैन बी इवन अ डॉलर, अ करेंसी की अप एंड डाउन से इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है दैट इज गोना बी चेंज्ड. गेटिंग माय पॉइंट? सो डेरिवेटिव सिक्योरिटी की वैल्यू इज बेस्ड ऑन सम अंडरलाइंग वेरिएबल. एंड व्हाट इज द अंडरलाइंग वेरिएबल? अंडरलाइंग वेरिएबल की मैंने आपको एक बड़ी सी रेंज बता दी है जिसमें सब कुछ ही कवर्ड है. इट कैन बी एनीथिंग. और मैं आपसे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी अबाउट द डिफरेंट अंडरलाइंग वेरिएबल्स और उसमें किस तरह से उसको पॉसिबल होता है कि हम उसकी जो वेरिएशन है उसकी प्राइस के अंदर हम उसको किस तरह से डिटरमिन करते हैं इन दी ओवरऑल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप सोच रहे होंगे कि डेरिवेटिव सिक्योरिटी तो ये है और अंडरलाइंग वेरिएबल कुछ और है, तो हम उसको इसके साथ किस तरह से लिंकअप करते हैं. असल में जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेसिफाई कर देते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतने नंबर ऑफ शीप्स लेट्स से, या नंबर ऑफ हॉर्सेस, या नंबर ऑफ, या बशल्स ऑफ कॉटन, या व्हीट, या कोई भी चीज, ऑरेंजेस, कुछ भी, उसको आप स्पेसिफाई कर देते हो कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है. गेटिंग माई पॉइंट? वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट, नॉट टू वरी अबाउट दैट. लेकिन आपको इस वक्त बताना ये जरूरी है कि डेरिवेटिव सिक्योरिटी की प्राइस, डेरिवेटिव सिक्योरिटी की वैल्यू, इट इज डिपेंडिंग ऑन सम अंडरलाइंग वेरिएबल. और अंडरलाइंग वेरिएबल्स की बहुत बड़ी रेंज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की.
So very often the prices of the variables underlying derivatives are the prices of the traded assets. जो कि prices होती हैं उन particular assets की usually उनकी normally वही जो आपकी value होती है derivative instrument की वो वही होती है. For example अगर मैं आपको एक और example दूं, for example a stock option. What is a stock option? स्टॉक ऑप्शन क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल इट इज अ डेरिवेटिव हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ अ स्टॉक. ये एक डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक. जैसे ही स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी इस डेरिवेटिव की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. जैसे ही इस स्टॉक की प्राइस डिक्रीज होगी इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सो इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक. लेकिन मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक ही हो, जरूरी नहीं है वो करेंसी ही हो. इट कैन बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम कमोडिटीज से लेके एनिमल्स, एनीथिंग. इट कैन बी दैट कैन बी यूज्ड एज अ डेरिवेटिव, एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग बिटवीन द बायर एंड द सेलर, दो पार्टीज के दरमियान में. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स. अब हम आएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड थ्रू आउट दिस कोर्स यू विल बी लिसनिंग अबाउट ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज. आपको मैं बार बार इनका जिक्र करूंगी और हम इन्हीं एग्जाम्पल्स ऑफ डेरिवेटिव्स को बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस कोर्स. एंड दीज आर दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप्स एंड ऑप्शंस. ये कुछ हैं एग्जाम्पल्स एंड डेरिवेटिव्स की जो आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रही हैं. लेकिन देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज और उनमें फिर आगे कॉम्बिनेशंस हैं बहुत सारे, बट मेनली दीज आर दी 4 कैटेगरीज. हम इन सबको बारी बारी लेके चलेंगे और बारी बारी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑल दीज, और ये मेजर कैटेगरीज हैं. So first of all, how they are being traded. Before we go into the examples of detail of the examples of the derivative security, it is important to know कि ये कहाँ पे ट्रेड हो रही हैं और किस तरह से ट्रेड हो रही हैं. जैसे कि मैंने आपसे क्लास के शुरू में OTC मार्केट के हवाले से डिस्कस किया था. There are normally 2 ways on which the derivatives are being traded. Number 1 is exchange traded and number 2 is over the counter. Derivative markets are basically being exchanged on 2 forums. Number 1 is exchange traded and number 2 is over the counter. What is exchange traded? Exchange traded से मतलब ये है कि traditionally exchanges have been used the open outcry system, but increasingly they are switching to the electronic trading. Contracts are standard. There is virtually no credit risk. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होता है. अगर आप में से कभी किसी को स्टॉक एक्सचेंज जाने का इत्तेफाक हुआ हो, अ फ्यू इयर्स बैक, होता ये था कि ओपन आउट क्राई सिस्टम होता है. ओपन आउट क्राई सिस्टम से मतलब ये होता है कि पीपल आर गोइंग टू यूज देयर गेस्चर्स एंड द वॉइसेस, द हाई वॉल्यूम्स टू कॉल फॉर द परचेज एंड सेल. जैसे ऑक्शन होती है ना, ऑक्शन होती है किसी वक्त, जब टेंडर सेट किए जाते हैं तो प्राइसेस लगती हैं कि हाँ जी, हाउ मच यू वुड लाइक टू गिव फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो उसमें आपकी वो जिसको बोली कहते हैं, बोलियां लगती हैं. तो ओपन आउटक्राई सिस्टम में भी ऐसे ही होता है कि जो आपके सेलर्स होते हैं, दे आर गोइंग टू फिजिकली call the buyers with the help of like hand gesture से या आवाज से बुलाएंगे उनको कि हाँ जी, this is the price. This is called the open outcry system. That was prevalent, जो manual system था, which even started in 1848 शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर. ये बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं आपसे. 1848 में ये शुरू हुआ था, जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं इस तरह से स्टॉक्स के हवाले से. लेकिन ओपन आउटक्राई सिस्टम डेरिवेटिव्स में भी इसी तरह से यूज होता है. जो ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस हैं वो ज्यादातर यही यूज करती हैं, ओपन आउटक्राई सिस्टम, एंड इवन स्टिल इट इज प्रिवेलिंग. बट इंक्रीजिंगली अब क्या हो रहा है, दे आर स्विचिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. जैसे कि हमारे यहाँ भी जो स्टॉक एक्सचेंज में CDC अकाउंट्स हैं, CDC अकाउंट्स आर दी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, जहाँ पे आपकी बाय द क्लिक ऑफ माउस यू कैन डू सर्टेन ट्रांजेक्शन एंड यू कैन डू समथिंग. लेकिन उससे पहले ये होता था कि ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था. और ओपन आउटक्राई सिस्टम का, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ओपन आउटक्राई सिस्टम में यू आर गोइंग टू
मेक यूज ऑफ योर वॉइसेस एंड योर हैंड जेस्चर्स, ऐसे हाथ के इशारे से, एंड योर वॉइसेस, आप ऊंची आवाज में बुला के फिजिकल ट्रांजेक्शन के लिए यू वेलकम देम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ओपन आउटक्राई सिस्टम। ये होता है आपका एक्सचेंजेस में। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज इज द फॉर्मल फ्लोर वेयर बायर एंड सेलर कम एंड दे गो फॉर द ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग के लिए आते हैं, एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, एक प्रॉपर फ्लोर है, जैसे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह। इसी तरह डेरिवेटिव मार्केट के लिए भी दे आर सर्टेन एक्सचेंजेस, ठीक है। मैं उन एक्सचेंजेस की बात कर रही हूँ। यहाँ पे वो आपके के जो डेरिवेटिव की जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो वहां पे एक्सचेंज हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? अब जो डेरिवेटिव्स आपके प्रॉपर एक्सचेंजेस के अंदर जो आपके डील हो रहे हैं या आपके जो प्रॉपर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि दे आर बीइंग यूज्ड बिकॉज द क्रेडिट रिस्क इन दैट पर्टिकुलर केस इज वेरी वेरी लिमिटेड। क्रेडिट रिस्क से क्या मतलब है कि बायर और सेलर आपस में कुछ भी कर लें, उनका जो रिस्क है, जो क्रेडिट रिस्क है, वो एक्सचेंज के जिम्मे होता है, क्योंकि देयर इज अ रेगुलेटिंग बॉडी ना। मतलब ऐसा नहीं है कि दो लोगों के दरमियान में डील हुई है और कोई दरमियान में पूछने वाला नहीं है। तो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, इसलिए जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ रहती है। आपने किसी के साथ पर्सनल डीलिंग किया, जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, किसी से पर्सनल डीलिंग किया है 1 to 1, ठीक है ना। आपका कोई नेबर है, आपका कोई दोस्त है, आपके दरमियान 1 to 1 बात हुई है, बाद में लड़ाई झगड़ा होता है, बोथ ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नोबडी इज गोइंग टू इंटरवीन। कोई उसके अंदर दरमियान में मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई सिफारिश नहीं कर सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी यही डील दो लोगों की थ्रू प्रॉपर आपने डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन करा लिया और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा लिया, देन देयर इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जहां पे इन्वॉल्व हो जाती है तो आप सेफ हो जाते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो थर्ड पार्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड में, एक्सचेंज ट्रेडिंग इज द थर्ड पार्टी, वेयर एज द बायर एंड सेलर दे आर म्यूचुअली हैविंग सम ट्रेडिंग एग्रीमेंट। तो थर्ड पार्टी के होने से क्रेडिट रिस्क बहुत कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सो वर्चुअली देयर इज नो क्रेडिट रिस्क, ऑल्दो देयर इज सम क्रेडिट रिस्क, थोड़ा सा फिर भी बाकी बचता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता। दैट इज जस्ट लाइक अ मिनिमम टाइप ऑफ रिस्क। एक्सचेंज ट्रेडेड में स्टूडेंट्स आपका, मैं दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहली बात की ओपन आउटक्राई सिस्टम की। ओपन आउटक्राई सिस्टम में ये कि आप अपने वॉइसेस से एंड और हाथ के इशारे से, गेस्चर्स से यू वेलकम फॉर द ट्रेड, राइट। एंड सेकेंड, मैंने आपको ये बताया कि एक्सचेंज ट्रेडेड के अंदर आपका जो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, वो बहुत कम होता है। उसकी रीजन ये होती है कि क्रेडिट रिस्क आपका नहीं होगा बिकॉज थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। Getting my point? So exchange traded system is more safe for the transaction. Number 2 is over the counter market. Over the counter market का क्या मतलब है? It is a computer and telephone linked network of dealers at financial institutions, corporations and fund managers. Basically ये एक computer and telephone linked network है dealers का, whereby the institutions, corporations and fund managers they can come up and they can have these transactions on the OTC के ऊपर वो लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। It can be computer based, it can be telephone linked. It's basically a very very easy mode of doing the transaction. आपको एक्सचेंज पे नहीं आना पड़ता, डायरेक्टली आप टेलीफोन से और या जो आपका कंप्यूटर लिंक्ड सिस्टम है वहां पे ही बैठे बैठे आप आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी नॉन स्टैंडर्ड एंड देयर इज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स भी नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। जाहिर है जो टेलीफोन पे दो पार्टीज जो आपस में बात कर रही हैं, उनकी चॉइस के मुताबिक या उनकी पसंद के मुताबिक या उनकी सुटेबिलिटी के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यू कैन हैव अ डील डन। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ओवर द टेलीफोन या कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के ऊपर, तो दो डीलर्स हो गए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अगर आपकी डील चल रही है या दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में कोई डील करना चाहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी। आप आराम से फोन उठाएं और आप फोन पे एक दूसरे से बात कर लें। दैट इज कॉल्ड दी OTC मार्केट और दी ओवर द काउंटर मार्केट, विच इज टोटली रिवर्स ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड आपका थोड़ा फॉर्मल सिस्टम है। आप ये समझ लें कि वहां पे क्रेडिट रिस्क भी कम है क्योंकि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है फॉर दी रेगुलेशंस। लेकिन जो आपका OTC है, OTC इज इनफॉर्मल,
computer and network based system, telephone linked network based system whereby you can exchange the whereby you can trade, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव को आप बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे कोई स्टॉक होता है या जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी नॉन स्टैंडर्ड एंड देयर इज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपके नॉन स्टैंडर्ड होंगे और वहां पे थोड़ा सा जो है ना वो क्रेडिट रिस्क होगा। अब आप सोचें थोड़ा सा कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क क्यों है। मैंने आपको ये बताया कि एक्सचेंज ट्रेडेड के ऊपर क्रेडिट रिस्क नहीं है, वहां पे भी तो दो लोग ही आपस में बात कर रहे हैं, दो डीलर्स ही आपस में बात कर रहे हैं। व्हाई देयर इज नो क्रेडिट रिस्क इन द ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट में क्यों रिस्क नहीं है? यस, कैन यू टेल मी? यस, वेरी गुड। बेसिकली इसमें रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या दो इंडिविजुअल्स हैं या दो पार्टीज हैं वो आपस में बात कर रही हैं, बट देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। तो कॉन्ट्रैक्ट के डिसऑनर होने का खतरा होता है। लाइक हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर ही ना हो, आपस में डील तो होगी टेलीफोन से, लेकिन बाद में कोई एक पार्टी जो है वो डिनाई कर दे। अच्छा, अब उसके लिए ये होता है कि ये जो आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है इन दी ओटीसी मार्केट, इसको बकायदा टेप किया जाता है। टेप करने से मतलब ये कि बकायदा रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड क्यों की जाती है? ताकि अगर कल को दो पार्टीज के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो वो जो टेप्स आपने जो रिकॉर्डेड टेप्स थी आप उनको दोबारा चलाते हैं और आप सुन लेते हैं कि आपस में क्या डील हुई थी। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, दिस इज ह्यूमन नेचर कि डील कुछ और हुई थी, एक पार्टी उसमें से मुकर जाए कि नहीं ये तो डील नहीं हुई थी, कुछ और डील हुई थी, तो फिर दूसरी पार्टी के लिए जो साथ में एविडेंस है दैट कुड बी दी रिकॉर्डेड टेप दैट कैन बी रीप्लेड, उसको दोबारा रीप्ले करते हैं और फिर सुन लेते हैं कि हाँ जी इन दोनों के दरमियान में क्या डील हुई थी। तो ये जितना भी नेटवर्क बेस्ड सिस्टम है दैट इज नॉट जस्ट इन दिस स्पेस, दैट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड, ताकि उसमें फिर इस तरह से क्रेडिट रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। लाइक यू नो कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान में जो भी बात हो रही है दैट हैज बीन रिकॉर्डेड और वो किसी फोरम के ऊपर है। इज दैट क्लियर? तो इट मेक्स योर ट्रांजेक्शन मोर सेफर। तो ओटीसी मार्केट में का फायदा ही ये है सबसे ज्यादा कि वो सेफ भी है और उसमें क्रेडिट रिस्क भी चले थोड़ा सा यहाँ से बैलेंस होता है हमारा, नॉट एग्जैक्टली जो कि हमारा एक्सचेंज के ऊपर बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पे भी क्रेडिट रिस्क को किसी हद तक कम किया जा सकता है। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर ना होने का जो रिस्क है। लाइक हो सकता है कि जो दो लोगों के दरमियान में आपस में बात हुई है या जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के दरमियान में, हो सकता है कि वो ऑनर ना हो। ऑनर ना होने से मतलब ये है कि हो सकता है वो पूरा ना हो, एक पार्टी जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, एक पार्टी जो है वो विथड्रॉ कर जाए, विथड्रॉ करना चाहे, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क से मतलब ये है कि जो आपकी एक पार्टी है वो परहैप्स दैट इज गोइंग टू डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही है या देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोइंग टू डिफॉल्ट। तो दिस इज कॉल्ड दी क्रेडिट रिस्क। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको एडवांटेजेस पढ़ के बताऊंगी टेलीफोनिक लिंक्ड नेटवर्क के ओटीसी मार्केट के। दे आर टेलीफोन कन्वर्सेशन इन द ओवर द काउंटर मार्केट आर यूजुअली टेप्ड। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट व्हाट वाज एग्रीड, द टेप्स आर रीप्लेड टू रिजॉल्व द इशू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी जगह पे कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई झगड़ा आ जाए, दो पार्टीज का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो those tapes are going to be replayed. Trades in the over-the-counter market are typically much larger than the trades in the exchange-traded market. और interestingly, over-the-counter market में जो trades हैं, वो आपकी far ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं in the amount as compared to what the exchange-traded market के अंदर होता है. Like exchange-traded market में transactions की जो amount है, वो कम है as compared to over-the-counter market. Why? उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। A key advantage of over-the-counter market is that the terms of contract do not have to be specified by an exchange. जो एक्सचेंज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जाहिर एक्सचेंज एक प्रॉपर जगह है, तो एक्सचेंज अपनी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स प्लेस करता है कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट इतनी होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड इतना होना चाहिए, उस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। लेकिन जब दो पार्टीज आपस में बात कर रही हैं तो वो जितना भी जो भी रिक्वायरमेंट एक दूसरे को सूट करती है वो उसके हिसाब से आपस में डील कर लेते हैं। इसलिए जो आपका ओटीसी मार्केट है दैट इज वेरी वेरी पॉपुलर। गेटिंग माय पॉइंट? ओटीसी मार्केट क्यों पॉपुलर है? क्योंकि दैट इज द बेसिकली द ईज, आसानी
जो दो पार्टीज को हो सकती है, राइट। सो द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू नेगोशिएट एनी म्यूचुअली अट्रैक्टिव डील। तो दोनों को जो अच्छा लगता है, जो उनको अट्रैक्टिव लगता है, वो उस डील के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं या उस डील को ले लेते हैं या उस डील के ऊपर सेटल डाउन कर लेते हैं कि हाँ जी हम दोनों इस बात पे एग्रीड हैं। लेकिन एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज में एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? एंड नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? जहां पे इतने एडवांटेजेस हैं ओटीसी के, वहां पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। देयर इज यूजुअली सम क्रेडिट रिस्क इन ओवर द काउंटर ट्रेड। ओवर द काउंटर ट्रेड में थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क है एज कंपेयर टू द एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज ट्रेडेड में तो आप बहुत सेफ होते हो बिकॉज द थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, वेयर एज ओटीसी में क्योंकि दो लोगों का आपस में एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो वहां पे आपका क्रेडिट रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिंस दी जो आपकी कन्वर्सेशन है या जो डील है वो दे आर प्रॉपरली टेप्ड, वो रिकॉर्ड हुई होती है, तो इस वजह से इतना ज्यादा जो क्रेडिट रिस्क है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है उससे। लेकिन बहरहाल फिर भी एक्सचेंज ट्रेडेड से ओटीसी मार्केट में रिस्क ज्यादा ही है। So this is about how the derivative markets are being exchanged in the two modes. Number one is exchange traded and number two is OTC. Now coming next, look at this graph. यहाँ देखिएगा size of OTC and exchange markets. यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कुछ डेट्स नजर आ रही हैं, जून 98, 99, 2000, 1, 2, 3 एंड 4। वेयर एज जो आपका वाई एक्सिस है वहां पे आपको साइज ऑफ द मार्केट नजर आ रहा है और दैट इज मेंशन्ड इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। और आप यहाँ देखें कि आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं। एक आपकी स्ट्रेट लाइन है विच इज शोइंग यू दी ओटीसी मार्केट, ये देखें, दिस इज शोइंग यू दी ओटीसी मार्केट जो स्ट्रेट लाइन है, और जो आपकी डॉटेड लाइन है दैट इज शोइंग यू दी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। अब आप पैटर्न देख लें कि ओटीसी मार्केट में साइज ऑफ द मार्केट कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सचेंज मार्केट से, और दैट इज ग्रेजुअली बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम जून 98 से लेके 2004 तक का जब हमने ऑब्जर्वेशन देखा है तो हमें ये नजर आ रहा है कि it is on the continuously, it is on the increasing pattern, और and especially after 2002 के बाद अगर आप देखें तो एकदम से ये बहुत तेजी से इंक्रीज करता जा रहा है। और मैंने आपको उसका बहुत बड़ा रीजन बताया, दैट इज बेसिकली द ईज और आसानी जिसको आप कह लें, दो पार्टीज आपस में आराम से ट्रांजेक्शन कर सकती हैं एंड दे कैन इजीली हैव दिस ओटीसी मार्केट के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। इस वजह से उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसके मोड ऑफ इजीनेस की वजह से आप उनके जो ज्यादा क्लाइंट्स हैं वो ओटीसी मार्केट पे चले जाते हैं एज कंपेयर टू द एक्सचेंज ट्रेडेड। आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट इट। साइज ऑफ द मार्केट इज फार मोर ग्रेटर इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ओटीसी मार्केट एज कंपेयर टू द एक्सचेंज ट्रेडेड। और ये सोर्स है हमारी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यूजुअली इस तरह के स्टैटिस्टिक्स आपको देता है। चार्ट शोज टोटल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर ओटीसी मार्केट एंड वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऑफ द एक्सचेंज मार्केट। ये आपको ओटीसी मार्केट के हवाले से और उसके जो अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू है वो भी साथ साथ आपको इसका बता रहा है। सो दिस इज अबाउट द it is going to compare this figure is going to compare the estimated total principal amounts underlying the transactions that were outstanding in over the counter market between June 1998 से लेके 2004 तक। Is that clear? So it is comparing basically the outstanding size of the market जो कि in trillions of dollars between June 1998 से लेके 2004 से तक, ठीक है। तो यहाँ से इस ग्राफ से आपको एक ग्लांस में ऐसा लगता है, ऐसा आपको ये आइडिया हो रहा है, आपको ये विजन मिल रहा है कि ओटीसी मार्केट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सचेंज ट्रेडेड। हालांकि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेफ होती हैं, सेफ इन द सेंस के दे आर लाइक वहां पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, बट स्टिल पीपल वुड लाइक टू गो फॉर द ओटीसी मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट के लिए, क्योंकि ओवर द काउंटर मार्केट्स जो हैं वो मोड ऑफ इजीनेस की वजह से और क्लाइंट्स की आपस में जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उनको आसानी से, उसकी वजह से दे आर स्टिल वेरी वेरी पॉपुलर।
So moving on, why derivatives are used or the ways by which the derivatives are used. In the starting point, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड दिखा रही थी, पहली स्लाइड पर मैंने आपको कुछ रीजंस बताई थी कि why it is important to study derivatives and the ways in which the derivatives are being used. The list is exhaustive, list बहुत लंबी है. मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. Number one is to hedge risk. What is hedge? What is hedge? Hedge का लफ्ज़ी मतलब होता है बाड़. बाड़ is it's like a protection. ये एक तरह की आपकी फेंस जिसको आप कहते हैं. यूजुअली ये इतनी बड़ी ये एक पौधा है, मतलब इट्स लाइक अ फेंस. ये एक पौधा है जिसकी हाइट इतनी होती है कि आपके अगर लॉन है या अगर आपकी कोई इस तरह की जगह है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द आपने वो बाड़ लगाई होती है. इसको हम बाड़ कहते हैं आम लफ्जों में. हेज का जो लफ्जी मतलब है वो बाड़ है. बाड़ इज द प्रोटेक्शन और इट्स द फेंस इज द प्रोटेक्शन फॉर द लॉन और फॉर सम प्लेस. ठीक है ना, घरों के इर्द गिर्द लगी होती थी. अब व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज यूज्ड एज अ हेज और एज अ फेंस अगेंस्ट रिस्क. क्या मतलब है? एज अ प्रोटेक्शन टूल, एज अ प्रोटेक्शन to avoid risk. It is going to be used as minimize risk or it is going to be used as to avoid risk. अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर hedge को यूज करते हैं. So the hedge means is to protect yourself against any unforeseen circumstances. आपको नजर आ रहा है कि थोड़े अरसे में जो है वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अगेंस्ट हो जाएंगे या अनफेवरेबल हो जाएंगे आपके लिए, तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर लिया. इसको हम कहते हैं हेज करना. हेजिंग से मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सम मटेरियल लॉस और समथिंग विच वाज अनफोरसीन, या कुछ ऐसी चीज जो कि आपके बिजनेस को, आपकी इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, तो आपने उसके अगेंस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर लिया. तो डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज द हेजिंग टूल और टू हेज रिस्क और टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्क. नंबर टू इज टू स्पेक्यूलेट. स्पेक्यूलेट का मतलब ये है टू टेक अ व्यू ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. टू स्पेक्यूलेट से मतलब ये है टू टेक अ व्यू ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. लाइक स्पेक्यूलेशन से मतलब होता है अंदाजा लगाना. अंदाजे लगाने से मतलब ये है कि आप देख रहे हैं प्राइसेस अप जा रही हैं तो इट इज बेटर टू सेल दिस थिंग, और प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो इट इज बेटर टू बाय समथिंग. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल गोल्ड की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर एक डाउनफॉल आ रहा है. मतलब गोल्ड की प्राइसेस दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही हैं. पिछले कुछ सालों में इंक्रीज होती जा रही थी, अभी कुछ उसका जो डाउनवर्ड सा पैटर्न है. तो पीपल आर रियली इंटरेस्टेड टू बाय गोल्ड. क्यों? क्योंकि they are in the hope, they are buying the gold in the hope that they are going to sell it afterwards. This is what speculation is. अंदाजा ना, like अंदाजा ये है कि अभी गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं तो फ्यूचर में they are going to be increased. So it is a direction for the future. So it is a taking a view on the future direction of the market के हम डेरिवेटिव मार्केट को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस फॉर एग्जांपल अगले कुछ सालों में इंक्रीज होंगी, या डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है विद पाक रुपी दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. अभी इस वक्त जो डॉलर की प्राइस है अगेंस्ट 1 रुपी दैट इज $1 इज इक्वल टू 108.04. तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परहैप्स इट इज गोना बी 120 फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट 6 months. तो हम अपने लिए आज डॉलर लेके रखते हैं. दिस इज व्हाट स्पेकुलेशन इज, ताकि जब 120 का हो तो हम इसको सेल आउट करें, क्योंकि हमने खरीदा तो 108 के ऊपर है. तो जब हम इसको 6 months के बाद 120 पे सेल आउट करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव द प्रॉफिट ऑफ 12 rupees ऑन ईच डॉलर. गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड द स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना. तो प्राइस मूवमेंट से आप एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो, आप अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो कि हाउ इट इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट, राइट? तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज से you are going to take decisions for buying and selling accordingly, right? So price के ऊपर जाने से या नीचे आने से you are going to
you are going to devise the strategy for how you are going to put in your investment in that. So speculation is that take the view on the future direction of the market. So जैसे मैंने आपको गोल्ड की एग्जांपल दी, this is basically the taking the view on the future direction of the market. Number 3 is to lock in an arbitrage profit. What is the arbitrage profit? Buying from one market and selling into another. For example, हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक कमोडिटी की प्राइस एक मार्केट में सस्ती है, कम है, हम यहाँ से बाय करके किसी और मार्केट में ले जाएं जहाँ पे उस मार्केट की उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस जो है वो बहुत हाई है, तो हम जब वहां जाके उसको सेल आउट करेंगे तो वी आर गोइंग टू मेक द आर्बिट्राज प्रॉफिट. आर्बिट्राज मीन्स buying from one market and then selling it into some other market until the equilibrium point is reached. आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर होता है. अगर आप एक जगह से अगर आप उसको खरीदना ज्यादा शुरू कर देना तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी. ठीक है ना, पहले प्राइस आपकी अगर ज्यादा खरीदना शुरू कर दें ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आपकी अप हो जाएगी, और फिर दूसरी मार्केट में जहाँ पे नहीं होगी वहां पे अगर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो अगेन उसकी जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी. इज दैट क्लियर? यहाँ पे प्राइस अप हो जाएगी और दूसरी जगह पे जहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगी वहां पे प्राइस डिक्रीज होगी. एंड यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड विद द प्राइस. टू चेंज द नेचर ऑफ लायबिलिटी, हम कई दफा डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द नेचर ऑफ लायबिलिटी. टू चेंज द नेचर ऑफ लायबिलिटी का मतलब यह है कि हमारे पास कोई लायबिलिटी थी, लाइक हमने कहीं किसी और करेंसी में पे करना है, लेट्स से हमने डॉलर में पे करना है, तो हम अभी से और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि डॉलर की जो करेंसी है दैट इज गोना बी डेप्रिशिएटेड, सॉरी जो पाक रुपी है दैट इज गोना बी डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, तो अभी से हम परचेज करके रख लें तो हमारी जो ये लायबिलिटी है ये हमारी चेंज हो जाएगी. लाइक हमने तो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट टूल यूज कर लिया, अब 6 महीने के बाद हम जब अपने डॉलर्स बेचेंगे तो वी आर गोइंग टू अर्न सम प्रॉफिट ऑन दैट. सो इट इज गोइंग टू चेंज द नेचर ऑफ लायबिलिटी. पहले वो हमारी लायबिलिटी थी लेकिन हमने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लिया. लाइक पहले हमने डॉलर देने थे 6 महीने बाद, लेकिन आज हमने वो खरीद के रख लिए क्योंकि हमें पता है कि 6 महीने के बाद इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जब टाइम आएगा तो वी आर गोइंग टू अर्न दैट प्रॉफिट एज वेल, और हम अपनी पेमेंट भी आराम से कर सकते हैं. देन इज टू चेंज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ सेलिंग वन पोर्टफोलियो एंड बाइंग अनदर. और हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव सिक्योरिटी को विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ सेलिंग वन पोर्टफोलियो एंड बाइंग अनदर. जैसे कि मैंने आपको शुरू वाली स्लाइड में एक पोर्टफोलियो की पिक्चर दिखाई थी और मैंने आपको कहा था कि रिस्क मिनिमाइजेशन के हवाले से उसमें हम स्टॉक्स को ऐड करते हैं या स्टॉक्स को डिलीट करते हैं, तो हमें कुछ हो सकता है कि हमें एक पोर्टफोलियो सेल करना पड़े और दूसरा पोर्टफोलियो बाय करना पड़े, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते. क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू चेंज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ सेलिंग वन पोर्टफोलियो एंड बाइंग द अदर. तो एक पोर्टफोलियो को सेल करके दूसरे को आपने बाय कर लिया, उससे बच जाते हैं. एक हमें ये इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने डायरेक्टली अपने आप को डेरिवेटिव्स में इन्वॉल्व कर लिया और डेरिवेटिव मार्केट के साथ हमने उसकी कर ली. तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी इससे पहले हाउ द डेरिवेटिव्स आर बीइंग यूज्ड. जब पहली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था डेरिवेटिव्स इसके अलावा हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, प्रॉफिट के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, चेंज द नेचर ऑफ लायबिलिटी के अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इट कैन बी यूज्ड एज द एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्लान्स. आप उसको एज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्लान भी रख सकते हो बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट टूल एज वेल. इन्वेस्टमेंट टूल भी है तो आप उसको एज अ स्टॉक ऑप्शन अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर सकते हो. सिमिलरली उसके अलावा हमने ये देखा था कि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स और सो मेनी अदर वेज. बॉन्ड इशू में आप इसको ऐड कर सकते हो विच इज नॉट इन दिस लिस्ट, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि देयर आर different ways by which you can use these derivatives. Be very proactive on that. These are very very important. जब आप अपने डिस्कशन बोर्ड्स करते हैं इस तरह की चीजें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी. While you should know कि डेरिवेटिव्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, एज अ फाइनेंस पर्सन यू मस्ट नो कि डेरिवेटिव्स को आपने किस तरह से यूज किया. नाउ कमिंग टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी. देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स एंड ऑप्शंस. उस स्लाइड के ऊपर आपको 4 मैंने आइटम्स दिखाए थे. वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑफ ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वन बाय वन. तो सबसे पहला हमारे पास आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट?
it is relatively similar to the future except that they are traded in the over the counter market. अच्छा, कंफ्यूज नहीं करूंगी अभी आपको सबके साथ मिला के. सबसे पहले तो पहली बात ये कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, राइट? दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं जिसमें एक क्लाइंट है और दूसरा नॉर्मली इट इज द कमर्शियल बैंक और सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आपकी डील हो रही है. लेट मी वेरी क्लियर अबाउट दैट. Party 1 can be client and party 2 can be some party 2 can be some commercial bank or some financial institutions. Forward contracts are similar to futures except that they trade in over the counter market. दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है विच इज ट्रेडेड ऑन OTC. व्हाट इज OTC? OTC इज अ physical exchange counter where फिजिकल भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू भी हो सकता है. OTC का मतलब यह कि टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम के थ्रू हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के थ्रू हो सकता है, फिजिकल बेस्ड दो जहां पे दो पार्टीज इंटरेक्ट करेंगी. पार्टी 1 इज क्लाइंट एंड नंबर 2 इज द कमर्शियल बैंक. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन दो पार्टीज के दरमियान में होगा. अच्छा, नॉर्मली ये उस वक्त होता है जब अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी हो. अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी वेरी लार्ज एंड एक तो पहली बात ये कि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी हो. दूसरी बात ये कि दोनों आपस में जो उनकी जो भी कस्टमाइज्ड किस्म की जो उनकी आपस में डीलिंग है, लाइक दिस पार्टी वांट ट्रांजैक्ट फॉर 136.4 मिलियन, ठीक है ना, तो डॉलर की ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और आप उसको सेकंड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ लेट्स से करेंसी के साथ ही आप इसको सेव करना चाह रहे हो. तो ये एक आपकी अमाउंट है, एक पर्टिकुलर टाइप की, एक कस्टमाइज्ड टाइप की इस पार्टी 1 की या क्लाइंट की ये फरमाइश है या उसकी ये डिमांड है कि वो इस पर्टिकुलर अमाउंट को लेट से हेज करना चाहता है या उसको सिक्योर करना चाहता है. उसके लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि पार्टी 2 या कमर्शियल बैंक उससे ये प्रॉमिस कर लेगा, एग्रीमेंट कर लेगा दैट दे आर गोइंग टू बाय दिस मच ऑफ डॉलर करेंसी एट अ स्पेसिफाइड रेट एंड एट अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर. सो द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि you are going to have an agreement with the party, with the second party to buy a specified amount of a currency. Usually that is in currency. Buy a specified amount of currency at a specified rate on a specified date. तीन चीजें यहां पे आपको नजर आ रही हैं. नंबर 1 इज अमाउंट, ये देखें. नंबर 2 इज रेट एंड नंबर 3 इज डेट. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दैट इज गोना बी a specified amount. Let's say this is the amount 136.4 million to exchange at a specified rate. Let's say it is 108.04. हमने आज ये सेट कर लिया कि हम 3 महीने के बाद, डेट क्या है? आफ्टर 3 months, कि we are going to
exchange this much of dollar against this much of rate against this much of date। समझ आ गई? तो हमने अपने आप को पहले से लॉक इन करा लिया। अब चाहे रेट ये 108 से कम हो, चाहे ये 108 से ज्यादा हो, 107 हो या 110 हो, वी आर नॉट बॉदर्ड। हमने अपने आप को बुक कर लिया, हमने अपने आप को लॉक इन कर लिया फॉर दिस पर्टिकुलर रेट, दैट इज 108। हम इसी बात से खफा थे ना, हम इसी बात से परेशान थे कि डॉलर का जो रेट है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड और हमारे वो शायद फेवर में नहीं जाएगा या हमें हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए। ठीक है, तो हमने अपने आप को पहले से बुक कर लिया। तो स्पेसिफिकली डेरिवेटिव सिक्योरिटीज वहां पे ज्यादा हेल्पफुल होंगी जहां पे आपको डाइवर्जंस या जहां पे आपको फ्लक्चुएशंस ज्यादा नजर आ रही हैं। तो करेंसी डेरिवेटिव्स आर वेरी वेरी सेफ फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने अपने आप को पहले ही लॉक इन कर लिया, आपने अपने आप को पहले ही बुक कर लिया। सो व्हाट इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि हमने फॉरवर्ड रेट में अपने आप को बुक कर लिया पहले ही। ऑलरेडी वी हैव बुक्ड आवरसेल्फ फॉर सम फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो हमने अपने आप को फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए पहले ही बुक कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत पहले जब 1848 में जब ये चीज शुरू हुई थी तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे और उसको हम कहते थे टू अराइव टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। टू अराइव टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जिस तरह से ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज समथिंग जो हमने फ्यूचर के लिए सेट किया। लेट्स से अभी जो है वो नवंबर का मंथ चल रहा है, तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी हमने इसको फरवरी के लिए बुक किया, लाइक समथिंग इन द फ्यूचर। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर। सो द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये दैट इज समथिंग विच इज टू अराइव इन द फ्यूचर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपके क्या होते हैं? दैट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल। बाइंग भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है। अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट। तो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या क्या थी आप बताएं। वेरी गुड। नंबर 1 अमाउंट, नंबर 2 rate, number 3 is date. So the agreement between two parties whereby they are going to have an agreement to buy or sell a specified amount of currency at a specified rate and at a specified date. To buy or sell a specified amount of currency at a specified rate and at a specified date. और यहाँ पे मैंने आपको बताया this is the amount, this is the rate and this is the date. That is 3 months. Exactly after 3 months we are going to have this exchange. तो dear students, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने एग्रीमेंट को साइन कर लेते हो बिटवीन दी टू पार्टीज, दैट इज वन इज द बायर एंड द अदर वन इज द सेलर। या आप बाइंग के लिए एग्रीमेंट कर लेते हो या आप सेलिंग के लिए एग्रीमेंट कर लेते हो। अच्छा, नाउ व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट एंड व्हाट इज द स्पॉट रेट? बिफोर वी मूव ऑन फॉर द फर्दर डिस्कशन, आई वुड लाइक यू टू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट, what is the spot rate? spot rate का मतलब यह है the current rate, जो आज का रेट है हमने उसको क्या दिया, spot rate या current rate। forward rate क्या होता है? सम फ्यूचर में फ्यूचर रेट, आज से लेट्स से 10 डेज के बाद, 30 डेज के बाद, 60 डेज के बाद, 90 डेज के बाद, दीज आर योर फॉरवर्ड रेट्स। ठीक है ना। अब फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट में क्या फर्क होगा? फॉरवर्ड रेट डेफिनेटली थोड़ा सा हाई होगा एज कंपेयर टू दी स्पॉट रेट। व्हाई? जो आज का रेट है, अगर आज का डॉलर का रेट जो है वो है 108, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज 108.04, ठीक है ना। $1 is equal to 108.04. This is the spot rate, that is the rate for today. फॉरवर्ड रेट क्या होगा? अगर हम एग्रीमेंट करेंगे या हम डील करेंगे तो बैंक इज नॉट दैट फूल कि वो आपको इस रेट पे बुक करेगा, क्योंकि बैंक को भी ये पता है कि डॉलर रेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। तो हो सकता है कि वो आपको 110.3 का रेट लगाए। व्हाई? बिकॉज फॉरवर्ड रेट इज गोइंग टू बी यूजुअली हायर और ग्रेटर एज कंपेयर टू दी स्पॉट रेट। क्यों?
क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी तो उनको भी चाहिए ना, बैंक जो है जब आपसे वो डील कर रहा है या आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो दे आर नॉट फूल्स के वो आपको 108 पे बुक कर लें। उनको पता है कि फ्यूचर में डॉलर का रेट जो है वो रुपी के रेट के हिसाब से इंक्रीज होगा, तो वो आपके साथ जब वो एग्रीमेंट साइन करेंगे या जब आपके साथ वो एग्रीमेंट या डेरिवेटिव सिक्योरिटी का जो एग्रीमेंट है वो अपना रखेंगे, तो उसमें वो जो रेट रखेंगे वो दैट इज गोना बी अ लिटिल बिट हायर एज कंपेयर टू व्हाट द स्पॉट रेट इज। तो स्पॉट रेट आपका करंट रेट होता है, वेयर एज द फॉरवर्ड रेट इज द फ्यूचर रेट। अब ये जो फॉरवर्ड रेट्स होते हैं ना, ये आपके प्रॉपरली पब्लिश्ड फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, लाइक आफ्टर 10 डेज क्या होगा, आफ्टर 30 डेज क्या होगा, प्रॉपर फोरकास्टिंग के थ्रू आप इसको पब्लिश्ड फॉर्म में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, बैंक्स के पास ये सारे पब्लिश्ड फॉर्म में होते हैं, ताकि जब आपने बुक करना हो तो फॉरवर्ड रेट की कोटिंग के लिए आपको क्या रेट मिल सकता है। लाइक 10 डेज में हो सकता है 110 हो, 30 डेज में हो सकता है 113 हो, 60 डेज में हो सकता है 120 हो, और 90 डेज में हो सकता है कि 130 हो। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका आपका जो रेट है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, अगर करेंसी का पैटर्न इसी तरह से इंक्रीजिंग शिफ्ट के ऊपर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉरवर्ड रेट आपको वो रेट है जो कि आपका सम रेट इन द फ्यूचर है, राइट। स्पॉट रेट आपका करंट रेट इज कॉल्ड योर स्पॉट रेट, वेयर एज फॉरवर्ड रेट इज योर some future rate that is being offered by the financial institution. तो forward contract students मैं आपको बता रही थी, this is basically a customized type of a contract between you and a commercial bank, whereby the amount of transaction is quite big, जहाँ पे client और बैंक के दरमियान में एक forward rate के ऊपर setting होती है, जिसमें वो agree करते हैं to buy or sell. Client is obligated to buy or sell a specified amount of a currency at a specified date and at a specified rate. Getting my point? तो उसके अंदर 3 चीजें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट थी, एक थी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करेंसी, दूसरी थी रेट एंड तीसरी थी डेट। ये तीनों चीजें आपने उस फॉरवर्ड एग्रीमेंट में, फॉरवर्ड रेट में, फॉरवर्ड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के दरमियान है, उसमें आपने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, उसमें आपने उसको लिख दिया। सो दिस काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली ये किस पे होता है, ट्रेड किस पे होता है, ओटीसी पे होता है या एक्सचेंज के ऊपर? यस, इट इज गोइंग टू बी ट्रेडेड ऑन ओटीसी। व्हाई ओटीसी? क्योंकि 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दे वांट लेस फॉर्मलाइजेशन, उनको इतनी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि 2 लोगों के दरमियान में जो ट्रांजैक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो उनकी नीड है उसके मुताबिक वो एड्रेस हो जाए। तो दैट इज वाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टीज के दरमियान में ये इस तरह से तय पाता है ऑन दी ओटीसी मार्केट एट ओवर द काउंटर मार्केट। जस्ट टू रिपीट, फॉरवर्ड रेट हमेशा स्पॉट रेट से ज्यादा होगा, ये आप अपने पास याद रख लें। स्पॉट रेट इज द करंट रेट, वेयर इज द फॉरवर्ड रेट इज सम रेट विच इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दैट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक। 2 पार्टीज के दरमियान में कस्टमाइज्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे यू आर गोइंग टू हैव an agreement to buy or sell a specified amount of a currency at a specified date and at a specified rate. मैंने उसको 2-3 दफा रिपीट इसलिए किया है ताकि ये आपके माइंड में रह जाए, बिकॉज ये चीज अगर आपको याद होगी तो इट इज गोइंग टू बिल्ड सम आर्ग्यूमेंट, ये आपके लिए आगे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफाइड amount of our currency at a specified date and at a specified rate, ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स बिटवीन यू एंड अ कमर्शियल बैंक। अच्छा, जब हम बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो दे आर गोना बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड नहीं होते, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस जो हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वो आपके ट्रेड हो रहे हैं ऑन द एक्सचेंजेस। अच्छा जी, let's have a look at the foreign exchange quotes for Great Britain pounds June 3 2003 spot देखें, then there are 2 columns, bid and offer. Bid is to buy and offer is to sell. मैं आपको पढ़ के बताती हूँ what is meant by bid and what is meant by G. So the bid is for the buying and offer means that this is the price at which you can sell. So bid is the bid price is the price at which they are prepared to buy. The bid price आपकी वो price है at which they are
prepared to buy, and an offer price is the price at which they are prepared to sell. Offer price आपकी वो है at which they are prepared to sell, right? अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें इसके अंदर it provides the quotes on the exchange rate between the British pound GBP and the US dollar that might be made by some large international bank on June 3, 2003. The quote is for the number of US dollar per GDP Great Britain pounds. The first row indicates the bank is prepared to buy GBP in the spot market for virtually immediate delivery at the rate of 1.6281. ये बाय करने के लिए तैयार थे इस प्राइस के ऊपर 1.62 और सेल करने के लिए तैयार थे इसके ऊपर। आप देख लें कि बाइंग से जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमेशा थोड़ी सी हाई होगी। यहाँ देखें सेलिंग प्राइस थोड़ी सी हाई है, दैट इज 1.6285, ये थी 1.6281, ये स्पॉट है, स्पॉट के ऊपर। देन सेकंड रो में आ जाइए। द सेकंड, third and the fourth row indicate that bank is prepared to buy sterlings in 1 month 1.6248 and they are ready to sell at 1.6253. Similarly, after 3 months they are willing to buy at 1.6187 and offer to sell 1.6192. Similarly, after 6 months they are willing to buy it at 1.6094 and at 1.6100. Can you see the difference? आप देखें इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है, जैसे जैसे टाइम पीरियड ज्यादा होता जा रहा है। 1 मंथ से अगर आप 3 मंथ फॉरवर्ड में या 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो चेंज होती जाएगी। लाइक ये देखें यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। आपका ये जो 3 मंथ्स और 1 मंथ और 3 मंथ और 6 मंथ्स में जो प्राइस डिफरेंसेस हैं वो आपको वेरिएशंस नजर आ रही हैं। लाइक इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगर आप एक दफा जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी फ्लक्चुएटिंग पैटर्न ऑफ द करेंसी। आपने देखना है कि करेंसी का फ्लक्चुएटिंग पैटर्न क्या है, क्या वो इंक्रीजिंग साइड के ऊपर है, क्या वो डिक्रीजिंग साइड के ऊपर है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम इसी लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अबाउट द ऑप्शंस एंड अबाउट द स्वैप्स, जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज पढ़ी हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आई एम गोइंग टू शेयर द एक्सपीरियंसेस और यू कैन से दी ये जो हमने फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट की भी बात की उसके थोड़े बहुत हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एंड यू विल रियली फाइंड इट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वेज टू फाइंड आउट कि ये क्या चीज है और हम इसकी किस तरह से एवेल्युएशंस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।